नमस्कार, आप सभी का एजुकेटिव हब पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉपिक अभी करंट रिस्पॉन्स में आया है, जिस पे ज्यादातर लोगों ने पूछा है कि आप प्रोटीन यूरिया के बारे में हमें बताइए। तो आज की वीडियो प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया क्या है, क्या इसके कारण है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या क्या इसकी डाइट प्लान है, और क्या क्या इसकी होम्योपैथिक दवाइयां हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं प्रोटीन यूरिया है क्या। प्रोटीन यूरिया या एल्बुमिन यूरिया। तो प्रोटीन यूरिया क्या है? जब यूरिन में प्रोटीन आने लगे तो हम उसको कहते हैं प्रोटीन यूरिया। तो यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन कौन सा? एल्बुमिन प्रोटीन स्पेशल। अब एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन ब्लड में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ये क्या करता है? इंट्रावेस्कुलर प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है। अगर ये इंट्रावेस्कुलर प्रेशर इधर उधर होता है तो इससे अदर चीजों की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि अदर में स्पेशली स्वेलिंग। जो इंट्रावेस्कुलर प्रेशर इधर उधर होगा तो जो ब्लड है या तो ब्लड का प्लाज्मा फॉर्म बाहर निकलना चालू हो जाता है, जिससे कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, आसपास का जो स्पेस है, उसमें फ्लूइड बनने लगता है। फ्लूइड बढ़ेगा तो क्या होगा? स्वेलिंग। एक कॉमन लक्षण हो गया जो प्रोटीन यूरिया में दिखाई देता है, जो ज्यादातर पूछा जाता है, या ज्यादातर जिसके वजह पे हम इसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं। दूसरी बात करें कि अब इनकी बात कर ली तो ऐसे क्या कारण है कि यूरिन का जो नॉर्मल वो देखा जाएगा, जब नॉर्मल फिल्ट्रेशन देखी यूरिन का किडनी का काम क्या है? किडनी का काम क्या है कि जो ब्लड आया उसको फिल्टर करना, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। यूरिया है, अमोनिया है, इन सब चीजों को बाहर निकालना ये किसका काम है? किडनी का। वेस्ट मैनेजमेंट किडनी का काम है। और जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है उनको एब्जॉर्ब करना। चूंकि प्रोटीन एक इम्पोर्टेंट है बॉडी मैकेनिज्म में, बॉडी के मेंटेन में या बॉडी को बनाने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट हो गया किसी भी ऑर्गन के लिए या पूरी बॉडी के लिए। तो प्रोटीन को तो स्टोर रखना है। और प्रोटीन आ रहा है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो प्रोटीन आने के, या कहते हैं हम प्रोटीन यूरिया, एल्बुमिन यूरिया, इनके कारण क्या क्या हैं? मेन दो कारण हैं। एक तो डायबिटीज, दूसरा हाइपरटेंशन। दोनों पे ही अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो दोनों ही नुकसानदायक। ऐसे फिजियोलॉजिकल कॉज की बात करें, कई लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं। एक हद तक एक्सरसाइज इसके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब एक्सरसाइज हैवी होने लगे तो वो ये नुकसानदायक हो जाता है किसी भी पेशेंट के लिए, हैवी एक्सरसाइज। दूसरा बात करेंगे कि हाई प्रोटीन डाइट लेना, ये भी नुकसानदायक है। हाई प्रोटीन डाइट हमें नहीं लेना है। हाई प्रोटीन डाइट ली तो हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। या फिर कोई इमोशनल स्ट्रेस ले रहे हैं, या कोई इमोशनल कंटेंट आया है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कुछ भी आया है जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। तीसरी बात करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के टाइम पे अक्सर देखा जाता है कि प्रोटीन यूरिया होने लगता है, या प्रोटीन की डिमांड, प्रोटीन यूरिन में ज्यादा आने लगता है। तो वो एक फिजियोलॉजिकल कॉज है, धीरे धीरे आते सही हो जाएगा। एक और कॉज होता है, कई समय तक, जो लंबे समय तक जो लोग खड़े रहते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट जो होते हैं, उनमें भी प्रोटीन यूरिया देखा गया है। तो ये चारों
किसमें आए, फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में क्या धीरे धीरे फिजियोलॉजी सही हुई तो वो नॉर्मल वे में चला जाएगा। अब बात करें पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में भी रीनल के पहले के कॉज क्या है, तो रीनल के पहले के कॉज में देखा जाएगा तो लिवर में प्रॉब्लम हो, क्योंकि एल्बुमिन कहाँ बनता है, एल्बुमिन बनता लिवर में है। तो लिवर अगर मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होगी या लिवर में कोई पैथोलॉजी जनरेट हो रही है तो वो जिम्मेदार होगी प्रोटीन्यूरिया के लिए। या कोई कार्डियक प्रॉब्लम आ रही है, क्रॉनिक हार्ट डिसीज या कार्डियक डिसीज, या फिर ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे बीपी या हाइपरटेंशन या डायबिटीज है, ये प्री रीनल कॉज हो जाते हैं। अब रीनल कॉज क्या है, क्रॉनिक किडनी फेल्यूर या क्रॉनिक किडनी डिसीज, एक्यूट रीनल फेल्यूर इनमें भी देखा गया, या कैंसर हो किडनी का, या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, क्योंकि ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ज्यादा चांसेस हैं प्रोटीन्यूरिया होने के। अब इसके अलावा क्या कॉज हो सकते हैं, इसके अलावा पोस्ट रीनल कॉज में आए तो इन्फ्लामेशन हो रीनल में कोई, जैसे यूटीआई हो या सिस्टाइटिस हो, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। अदर रीनल कॉजेस में ऐसा, अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, एसाइटिस हो, एनासार का हो, मतलब स्वेलिंग वाले, प्लूरल फ्यूजन हो, पेरिकार्डियल फ्यूजन हो, ये कहीं ना कहीं प्रोटीन्यूरिया से रिलेटेड हो जाके हैं, क्योंकि प्रोटीन्यूरिया एल्बुमिन्यूरिया से रिलेटेड है, एल्बुमिन्यूरिया एल्बुमिन से रिलेटेड है, और एल्बुमिन किससे रिलेटेड है, ब्लड वेसल से। कहीं ना कहीं ये उस चीज को डिस्टर्ब जरूर करेगा। अब सिम्टम क्या क्या है, दो मेन सिम्टम हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये प्रोटीन्यूरिया है। पहला क्या, यूरिन में झाग आने लगता है, तो वो यूरिन में जो झाग आ रहा है वो ये साबित करता है कि प्रोटीन्यूरिया हुआ है। दूसरा, बॉडी में जगह जगह स्वेलिंग होने लगती, एंकल में स्वेलिंग हो जाए, पैर में स्वेलिंग होने लगे, और स्पेशली सुबह के टाइम जब उठता है पेशेंट तो जो आई का जो नीचे वाली पलक होती है या लोअर आईलिड के पास जो स्वेलिंग आ जाती है, लाइक एपिस मेलिफिका, तो ये चीज। दूसरा, यूरिन बार बार आता है और यूरिन स्कैंटी हो जाती है, धीरे धीरे कम कम आएगा, बट उसमें यूरिन में बर्निंग होने लगती है, स्मेल आने लगता है, सांस, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, थकान हो जाती है, और साथ में मस्कुलर क्रैम्प्स भी आने लगते हैं, ये भी देखने को मिलता है। और क्या हो सकती है, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, और कई प्रकार के कॉज हो सकते हैं। अब बात करें इन्वेस्टिगेशन की, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, तो एक टेस्ट होता है डिप्स्टिक टेस्ट, इसको करा सकते हैं। एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो भी देखा जाता है, यूरिन कल्चर टेस्ट भी करवाते हैं। दूसरा, जब अपन इसमें लेवल देखते हैं तो टेस्ट में जो नॉर्मल लेवल है वो 500 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, जो लेवल होता है प्रोटीन्यूरिया का, तो प्रोटीन्यूरिया नहीं होगा। यूरिन में जो प्रोटीन लेवल है वो 500 से नीचे होना चाहिए, और 500 है, लगभग 500 के आसपास है, तो उसको हम माइल्ड में ले लेते हैं। लेकिन 500 मिलीग्राम से 2 ग्राम तक पहुंचेगा तो उसको हमने क्या कह दिया, उसको हम बोलने लगते हैं मॉडरेट। इसके बाद जो होता है, जो 2 ग्राम से एबव जहां जाता है वो किस में चला जाता है, सीवियर में। अब बात करें इसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो ब्लड का रेगुलेशन, ब्लड का जो टेस्ट होता है, बीपी वगैरह भी करवाते हैं, बीपी वगैरह करवाना चाहिए, शुगर टेस्ट करवाना चाहिए, कई प्रकार की सेल्स, एपिथेलाइट सेल्स वगैरह, इनकी सेल का कल्चर भी कराना चाहिए, तो इससे रीनल सेल कल्चर भी कराना चाहिए, जिससे पता चल जाए कोई पैथोलॉजी जनरेट नहीं हो रही है।
या रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट जिसको कहते हैं वो कराना चाहिए। अब बात करें डाइट की, तो कोशिश करें कि सोडियम डाइट लेने से बचें, या कहें हम कि नमक खाने से बचें, क्योंकि ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखेगा नमक कम खाना, हाई ब्लड प्रेशर को। और उसके साथ किससे बचेगा कि जो प्रोटीन का बाहर फेंकना, बाहर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, रीनल पैथोलॉजी जनरेट हो रही है, उससे बच जाएगा। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वजन कम करने की कोशिश करें। और जो भी पैथोलॉजी है शुगर का है तो शुगर पे कंट्रोल रखने के लिए डॉक्टर से मिलें, जो वो सलाह दे वो करें। प्रोटीन इंटेक कम कर दें, हाई प्रोटीन डाइट जो आप ले रहे हैं वो कम कर दें। हरी सब्जियां खाएं, दालें खाएं, और सोडा और अल्कोहल लेने से बचें। एक्सरसाइज नॉर्मल करें, हैवी एक्सरसाइज ना करें, और मेंटल स्ट्रेस ना लें। जो कॉज हैं उनसे बचने की कोशिश करें। अब बात करते हैं होम्योपैथिक रेमेडी की। होम्योपैथिक रेमेडी में सबसे पहले आती है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका कहाँ देते हैं? जब पफी बिलो द लोअर आईलिड, पफी बैग लाइक स्वेलिंग होती है, या बॉडी में स्वेलिंग है, या प्रेगनेंसी के टाइम में कोई कंप्लेंट हो रही है तब भी दे सकते हैं, या फिर कहें कि यूरिन में स्कैंट यूरिन आ रहा है तब भी इसको दे सकते हैं। तो एपिस 30 3 टाइम्स इन अ डे 10 डेज तक दें, फिर टेस्ट कराएं, चेक करें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सबसे पहले मैं एक सलाह देना चाह रहा हूँ, कोई भी दवाई लेने से पहले किसी भी चिकित्सक की सलाह ले लें। जो भी आपके पास होम्योपैथिक चिकित्सक हो उसकी सलाह ले लें। अगर इधर से दवाई लेते हैं आप तो सारी दवाई ना लें, कोई एक दवाई जो आपके सिम्टम्स से मैच करे वो लें। किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, इससे ज्यादा बेटर है कि होम्योपैथी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग मेडिसिन के अनुसार देखने को मिलते हैं। अब मर्कोर भी यूज की जाती है। मर्कोर कब? जब पेनिस में या यूरेथ्रा में बर्निंग सेंसेशन हो, बर्निंग पेन हो, पस आ रहा हो, तब भी इसको देते हैं। टेरेबिंथेना अर्ली जो प्रॉब्लम, अर्ली प्रोटीनेरिया का केस होता है तब भी देते हैं, या ब्लडी यूरिन आ रहा हो तब भी देते हैं। और इसके बाद बात करते हैं हम आर्स एल्ब की। जब चेहरे पे स्वेलिंग देखने को मिले, या पेशेंट नॉन पिटिंग एडीमा जिसमें देखने को मिले, और रेस्टलेसनेस पेशेंट में हो, तो उस पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम देना चाहिए। अब बात करें एपोसाइनम कैनाबियम। एपोसाइनम कैनाबियम कहाँ देना है? या एसाइटिस वाली कंप्लेंट देखने को मिल रही है, या प्लूरल फ्यूजन मिल रहा है, मतलब स्वेलिंग वाली जो कंडीशन है वहां पे हम इसको दे सकते हैं। टेरेबिंथेना का हमने बोल ही दिया। कैंथरिस कहाँ देना है? या रीनल इन्फेक्शन देखने को मिल रहे हैं वहां पे कैंथरिस का यूज कर सकते हैं। कई लोग कैंथरिस मदर टिंचर को यूज करते हैं। अगर कैंथरिस 30 की जगह अपन मदर टिंचर का यूज कर रहे हैं तो मदर टिंचर का 10 बूंद लेना है, और डाइल्यूशन लेंगे अगर 30 तो 2 बूंद 3 बार। मदर टिंचर ले रहे हैं तो 10 बूंद 3 बार, आधे कप पानी में 3 बार लेना। सारी दवाई एक साथ नहीं लेना है, फिर मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इस पे विशेष ध्यान रखें। 2 मेडिसिन है मर्कसोल और फास्फोरस, 2 प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रही हो तब मर्कसोल देते हैं, तब प्रोटीनूरिया ज्यादा हो प्रेगनेंसी स्टार्ट या अर्ली प्रेगनेंसी में। दूसरा एक है लेट प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम होती है, वहां प्रोटीनूरिया हो रही हो, वहां फास्फोरस दे सकते हैं। और भी कई मेडिसिन हैं, लाइकोपोडियम है, अदर है, मर्कसोल तो मैंने बता ही दिया आपको, और मेडोराइनम है। मेडोराइनम 1 ml में ही ले, उससे नीचे ना ले। और बहुत सी मेडिसिन है उनको ले सकते हैं। होम्योपैथी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इससे मैं एक ही सलाह देता हूँ, जो आपके पास जो भी होम्योपैथिक चिकित्सक हो
उससे मिलके तभी दवाई ले। धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी।